हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं इस मैच की एनालिसिस, जो कि आज का जे लीग का दूसरा मैच है। काफ़ी लेट हो चुका है, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था तो आज का वीडियो आएगा, तो आ रहा है ये आज के मैच के जो ओपोनेंट्स हैं वो है काशिमा एंटलर्स और एफसी टोक्यो। ये मैच काशिमा एंटलर्स के होम ग्राउंड पे होने जा रहा है। अभी सिर्फ 6 ही मैच हुए हैं, क्योंकि इस सीजन के जे लीग में तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस लीग में अभी मत करना, क्योंकि अभी भी हमें बहुत कुछ समझना बाकी है। काफ़ी सारे अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि शायद ही लोगों को पता होगा। उस लेवल पर लोग शायद ही पता करते हैं इस लीग के बारे में, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो स्टे ट्यून रहिए, कोशिश करिए ऐसे इन्वेस्टमेंट करने की ताकि अगर आपका लॉस भी हो ताकि ज़्यादा लॉस ना हो, लेकिन अगर आप वहाँ से जीत जाएँ तो काफ़ी प्रॉफिट आप कमा सकें। ऐसी इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है इस तरह के लीग में। ऐसे स्टेज में कम से कम 10-12 मैचेस हो जाने के बाद फिर आप अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए काशिमा एंटलर्स 17 पोजीशन पर है और एफसी टोक्यो है चौथे स्थान पर। लेकिन पिछले सीजन की बात करें, मतलब क्योंकि इस सीजन में सिर्फ 6 ही मैचेस हुए हैं, तो पिछले सीजन की बात करें तो काशिमा एंटलर्स तीसरे स्थान पर थे और टोक्यो थे दूसरे स्थान पर। दोनों टीमों के बारे में एक चीज़ जो मैं आपको कॉमनली समझा देना चाहूँगा कि दोनों ही टीमों का अप्रोच होता है डिफेंसिव। एफसी टोक्यो बिल्कुल पोजीशन नहीं रखते हैं। हो सकता है कुछ मैचों में आपको उनके 30% या उससे भी कम पोजीशन वाले मैचेस दिख जाएं। ये पूरी तरह से काउंटर अटैक में हिट करने की कोशिश करते हैं और उनका काउंटर अटैक बहुत ज़्यादा डेवास्टेटिंग है। और काउंटर अटैक के ऊपर डिपेंड करके ही उन्होंने पिछले सीजन में दूसरा स्थान हासिल किया था। इस सीजन में जितने भी मैचेस वो जीते हैं इसी के ऊपर डिपेंड करके जीते हैं। पासेस वगैरह उनसे आप उम्मीद नहीं रख सकते। काशिमा एंटलर्स कंपैरेटिवली ज़्यादा पोजीशन रखते हैं, तो इसीलिए उनसे कंपैरेटिवली ज़्यादा पासर्स आपको अच्छे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इनके पास भी स्कोरिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप आज के मैच में ऐसे दो टीमों के मैच देखने जा रहे हैं जहां पर दोनों ही टीमों का अप्रोच डिफेंसिव होता है। दोनों ही टीमें कोशिश यही करती हैं कि गोल ज़्यादा कंसीड ना करें। तो गोल हो सकता है कि आपको दिखने को मिल भी जाए, लेकिन ज़्यादा गोल्स की उम्मीद इस मैच से ना ही रखें तो बेहतर। आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था, काशिमा एंटलर्स ने 2 गोल कर दिया था, लेकिन अगर आप डेप्थ में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा 2 गोलों में से एक आया था सेट पीस से, डिफेंडर ने गोल करा था, और दूसरा गोल भी सेट पीस से ही शायद आया था, मुझे क्लियरली नहीं पता है, लेकिन एक गोल तो पक्का सेट पीस से आया था। स्ट्राइकर्स दोनों ही टीमों की कोई भी फायदा नहीं था। दोनों ही टीमों का स्ट्राइकर्स बिल्कुल यहाँ पर कुछ कर नहीं पाए थे। दोनों ही टीमों का डिफेंस यहाँ पर काफ़ी सही रहा था। कंपैरेटिवली ज़्यादा काशिमा एंटलर्स, जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा पोजीशन वो रखते हैं, तो उसी का फायदा उनको मिल गया था। तो ये आप देख सकते हैं अटैकिंग थर्ड खराब था, काशिमा का भी खराब ही था। काशिमा ने सेट पीस से गोल किया था। टोक्यो ने यहाँ पर पोजीशन रखा था, वैसे भी वो ज़्यादा पोजीशन रखते नहीं हैं। कुछ हद तक जो पासिंग के पॉइंट्स दिए गए थे वो थे मोडिशी के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं डिफेंस में, सेट पीस भी लेते हैं और पासिंग एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी रहती है इनकी। उसके बाद बुएनो। रिसेंट कुछ मैचेस की बात करें, काशिमा एंटलर्स का शुरुआत बहुत खराब हुआ है इस सीजन में। नीचे पायदान वाली टीमों से भी वो हारे हैं। उनका जो स्ट्रेटेजी रहता है कि पोजीशन रख के धीरे धीरे मैच को आगे लेके जाना, वो इस सीजन में हुआ नहीं है। पोजीशन उन्होंने रखा है, उनका स्ट्रेटेजी जो रहता है धीरे धीरे मैच को आगे ले जाना, वो भी उन्होंने करने की कोशिश करी है, लेकिन ओपोनेंट टीम जो आई है उनके अगेंस्ट में उन्होंने डिफेंसिव अप्रोच को अपनाया है और काउंटर अटैक में हिट किया है। शोनान बेलमारे लगभग रेलीगेशन थ्रेटन टीम होती है हर बार, उन्होंने यहाँ पर 1-0 से हरा दिया था। ज़्यादा गोल नहीं हो रहे हैं, आप नोटिस करेंगे। काशिमा का डिफेंस यहाँ पर भी बुरा नहीं था, लेकिन अटैकिंग थर्ड बहुत ज़्यादा खराब, जहाँ पर शिराशाकी और उएडा खेल रहे थे। इनके मिडफील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं लियो सिल्वा, और ये नगाकी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। लियो सिल्वा असिस्ट वगैरह तो प्रोवाइड करते ही हैं, सेट पीस भी लेते हैं, टैकलिंग के भी पॉइंट्स आपको दे सकते हैं, पासिंग के पॉइंट्स भी कुछ हद तक देंगे, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना ही रखे तो बेहतर। और नगाकी एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं। शोनान बेलमारे ने भी जो गोल करा था वो भी किसी ने बेंच से आके गोल किया था और सेट पीस से ही गोल किया था, तो यहाँ पर आपको वो नाम नहीं दिख रहा होगा। विंग प्ले एक्टिव था, लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था डोमिनेटिंग द गेम, लेकिन अटैकिंग फेलियर्स की वजह से गोल नहीं कर पाए। पोजीशन रखा था यहाँ पर काशिमा एंटलर्स ने। इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स की बात करेंगे, जहाँ पर नगाकी, जैसा मैंने आपको बताया, इनका नाम दिख जाएगा। डिफेंस में इनुकाई सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है पासिंग के मामले में, उसके बाद हिरोशे और उसके बाद मशीदा, ये कुछ नाम है। हिरोशे ने यहाँ पर क्रॉसेस भी निकाले थे, ये फुल बैक खेलते हैं, याद रखना। नगाकी, जैसे मैंने बताया, सेट पीस लेते हैं ये, और ये गोलकीपर के 5 सेव से। योकोहामा मारिनोस के अगेंस्ट में यहाँ पर 4-2 से उन्होंने जीत करा था। यहाँ पर जो हुआ था, और यहीं पर आपको काशिमा का पूरा स्ट्रेंथ जो है समझ में आ जाएगा, वो है पोजीशन ना रखना। यहाँ पर वो एक ऐसी टीम के अगेंस्ट में खेलने आया था जो कि लगभग 70% पोजीशन हर मैच में रखती है, तो यहाँ पर भी योकोहामा ने वही कोशिश करा, और यहीं पे आपको काशिमा का जो स्ट्रेंथ है वो समझ में आ जाएगा, जहाँ पर एवराल्डो और हुआन ने कमाल का विंग स्प्रेड करा था। उएडा का यहाँ पर 2 गोल था, और यही 2 गोल ही एक मैच में उन्होंने जो करा था इसी सीजन में, यही 2 गोल है, इसके सिवाय और कोई 2 गोल नहीं कर पाए हैं, मतलब गोल ही नहीं कर पाए हैं वो। तो यहीं पे काशिमा एंटलर्स ने पूरी स्ट्रेंथ अपनी दिखाई अटैकिंग वाइज, जहाँ पर उन्होंने काउंटर अटैक करने का मौका मिला, और गोल यहाँ पर भी उन्होंने कंसीड किए थे, लेकिन ज़्यादा दिक्कतों का सामना उनको करना नहीं पड़ा। ऑफकोर्स योकोहामा मारिनोस स्ट्रॉन्गर टीम थी, पिछले सीजन की चैंपियन टीम है ये, लेकिन फिर भी
काउंटर अटैक की एबिलिटी से यहाँ पर मारिनोस ने यहाँ पर बिट किया था। दोनों गोल जो कंसीड करने पड़े सेट पीस से कंसीड करने पड़े थे। सेट पीस में एक दिक्कत है, बार बार काशिमा को आ रही है। तो आप देखेंगे स्कोर्ड एंड कंसीडर बोथ फ्रॉम सेट पीस। लियो सिल्वा के टैकल्स, मारिनोस के पास 71% पोजीशन था, तो इसीलिए ज्यादा कोई प्लेयर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आखिरी मैच कावासाकी के अगेंस्ट में यहाँ पर भी एक हार नाम को पड़ा था, यहाँ पर भी पोजीशन रखा था, यहाँ पर भी सेम चीज कावासाकी ने सेट पीस से गोल किया। आप देख लीजिए बार बार एक ही चीज हो रहा है। और दूसरा गोल भी ये भी शायद सेट पीस से ही आया था। एक गोल जब मिला वो भी ओन गोल के जरिए, नहीं तो मतलब खाता खाली रहता उनका। फिर से आप देखिए हारे मैच, लेकिन पोजीशन उनके पास था। दोनों ही गोल सेट पीस है, मैंने बताया। इनुकाई इनके सबसे ज्यादा पासेस में से, नगाटो के पास। तो ये है कुछ हद तक काशिमा के बारे में। आपके लिए ज्यादा कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं होती है इस मैचेस में और इन टीमों के बारे में। तो यही कुछ प्लेयर्स हैं और यही इनकी स्ट्रैटेजी होती है। आज के मैच में भी जैसे मैंने बताया कि पोजीशन यही रखेंगे, क्योंकि टोक्यो की टीम और भी ज्यादा कम पोजीशन रखने में खेलने पसंद करती है। तो काशिमा का स्ट्रेंथ वहीं पे सामने आता है जब उनके पास पोजीशन नहीं होता है। पोजीशन नहीं होता है तो अपना विंग स्प्रेड वो करते हैं, अटैकिंगली काफी एग्रेसिव नजर आते हैं। लेकिन जहां पे उनके पास पोजीशन रहता है, अपने मतलब धीरे धीरे आगे ले जाके खेलने की कोशिश करते हैं, वहां पर ये पीछे रह गए हैं, जो कि आज के मैच में पॉसिबिलिटीज है। टोक्यो की बात करें, कावासाकी फ्रंटेल के अगेंस्ट में ये हार गए थे। स्ट्रॉन्गर टीम है कावासाकी की टीम भी, लेकिन टोक्यो दूसरी स्थान की टीम रही है पिछले सीजन में। तो क्या हुआ था, काउंटर अटैक से हिट करने की कोशिश तो करी थी, लेकिन वो बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। तो वो अपने डिफेंस के ऊपर डिपेंड करके खेलते हैं और इसीलिए काउंटर अटैक में जाने की क्षमता उनके पास है। लेकिन डिफेंस ही यहाँ पर धोखा दे गया था, डिफेंस पूरी तरह से खराब हुआ था। और अटैक की बात जितनी कम करे उतनी बेहतर। कावासाकी ने हर तरफ से रोंद के रख दिया था। अटैकिंग थर्ड के ही प्लेयर्स ने सारे के सारे गोल्स यहाँ पर मारे थे। कावासाकी ने पोजीशन रखा था एज यूजुअल एंड एक्सपेक्टेड। सेट पीस से गोल हुआ। आर्थर यहाँ पर सबसे ज्यादा टैकल्स जीते थे। उसके बाद हिगाशी, मोरिशिके का नाम आपको कई बार दिख जाएगा। ओगावा के क्रॉसेस थे। अच्छा, काशिवा के अगेंस्ट में यहाँ पर 1-0 से जीत हासिल करा था और एकमात्र गोल जो हुआ था वो सेट पीस से हुआ था। अभी तक इनके स्ट्राइकर्स का कोई रोल आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। काशिवा का भी डिफेंस खराब नहीं था, लेकिन एक गोल तो हो ही सकता है। उसके बाद उनका एक प्लेयर डाउन भी हो चुका था। एक गोल यहाँ पर सेट पीस से करा था और कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। काउंटर अटैक से हिट किया, काशिवा ने यहाँ पर पोजीशन रखा, मतलब फिर से टोक्यो के पास पोजीशन नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट पासर्स में से वो टाकाहाकी का नाम दिख जाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं, 50-55 के ऊपर पासर्स कोई नहीं है। आबे के टैकल्स, योकोहामा मारिनोस को भी इन्होंने हरा दिया था। फिर से वही सेम चीज जो चीज योकोहामा को तकलीफ में देती है, वो है पोजीशन ना रख के जो भी टीम इनके अगेंस्ट में काउंटर अटैक पे आती है, तो वही चीज यहाँ पर आपको दिख जाएगा टोक्यो की तरफ से, जहां पर डिएगो ओलिविएरा ने एक गोल करा था और बेंच से आके किसी ने गोल करा था। बाकी डिफेंस तो यहाँ पर सही था ही, साथ में इनका जो होल्डिंग मिडफील्ड है, जहां पर हाशिमोटो और आर्थर सिल्वा कंट्रोल करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हो सकता है ड्रीम 11 पर आपको इनका रोल समझ में ना आए, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज आपको दिख जाएगा कि विंग प्ले यहाँ पर भी किया था, जहां पर गोल आए थे। ये जो दो अटैकर्स हैं इनके टीम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। डिएगो ओलिविएरा सेट पीस भी लेते हैं और उसके बाद नगाई का नाम भी आपको दिख जाएगा। पिछले सीजन में काफी कमाल का फुटबॉल उन्होंने खेला हुआ है, हालांकि इस सीजन में अभी तक उनका नाम आपको नहीं दिख रहा होगा। फिर से डिफेंसिव स्ट्रेंथ और काउंटर अटैक में हिट किया, सेट पीस से गोल किया। मारिनोस ने यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा 76% बॉल पोजीशन था, लेकिन फिर भी काउंटर अटैक डेवास्टेटिंग रहा, तो जीत गए। हाशिमोटो के टैकल्स, उसके बाद नाकामुरा जिनके इंटरसेप्शन वगैरह भी थे। तो ये है, दोनों ही टीमें डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेलेगी, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनएक्सपेक्टेड गोल स्कोरर हो सकते हैं, तो इसीलिए मेरा सजेशन यही होगा, डिफेंडर्स को लीजिए आज के मैच में ज्यादा, क्योंकि वहां से सेट पीस वगैरह से गोल करने के चांसेस आते हैं। उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा डिफेंडर लेने के बाद जो मिडफील्ड अटैकर, मिडफील्ड और फॉरवर्ड लाइन है, वहां से अटैकिंग प्लेयर्स को ही ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आज के मैच में ज्यादा पासर्स भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो एक्यूरेट प्लेयर्स को लेने में ही ज्यादा अच्छाई होगी, क्योंकि पासिंग के पॉइंट्स को भी कोई भी आपको ज्यादा देखे नहीं जाएंगे। जब ये वीडियो अपलोड हो चुका होगा तब लाइनअप आपके पास आ चुका होगा, तो लाइनअप के लिए टेंशन ना लीजिए। सेट पीस टेकर्स की बात करें तो सर्जिनियो जो पेनल्टी देते थे अभी शायद अवेलेबल नहीं है। उसके बाद ईटो और उएडा। फ्री किक में आते हैं नगाकी, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। उसके बाद एंडो, लियो सिल्वा और सर्जिनियो। उसके बाद लियो सिल्वा भी टोक्यो की तरफ से ओलिविएरा पेनल्टी लेते हैं। उसके बाद लियांड्रो काशिमा एंटलर्स के होकर खेलते थे पिछले सीजन तक, या फिर उन्होंने टीम चेंज किया है, जो भी हो। उसके बाद ओलिविएरा और मुरोया। अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो खास कुछ नहीं है, 1-2 गोल ही सभी ने करा है, ज्यादा गोल्स की बात ना करें तो बेहतर। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। मैं प्रोबेबल लाइनअप नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो अपलोड होने के बाद आपको ऑलरेडी लाइनअप मिल चुका होगा। तो मैंने यहाँ पर जो किया है, आप देखिए, मैंने ऐसे प्लेयर्स को लिया है जो सेट पीस में मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी डिलेट प्लेयर्स को मैंने रखा है नगाकी, लियो सिल्वा और हिगाशी।
ये पासिंग के भी पॉइंट्स देंगे, सेट पीस भी लेते हैं तो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं। स्ट्राइकर्स में से मैंने पूरी तरह से काशिमा के स्ट्राइकर्स को अवॉइड कर दिया है, रिस्क है लेकिन लॉजिकल है, आप समझ सकते हैं। डिएगो ओलिवेरा और नगाई को मैंने रखा है। अगर आप चाहो नगाई का सिलेक्शन परसेंटेज थोड़ा कम भी हो सकता है आज के मैच में, तो आप उनके जगह पर उएडा को ले सकते हो जिन्होंने 2 गोल करे हुए हैं। हालांकि उनका फॉर्म मुझे कुछ खास नजर नहीं आता है। इसके सिवाय भी आपके पास यहाँ पर और कोई खास मुझे ऑप्शन दिख नहीं रहा है। यहाँ से अडल्टन का ऑप्शन है जो स्टार्ट भी कर सकते हैं आज के मैच पर, और मुझे यहाँ पर कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, तो आप ऐसा ही कुछ कर सकते हो। ठीक है, मिडफील्ड में ये कुछ मेरे लिए ऑप्शंस हैं। और डिफेंडर्स में से बात करें तो इनुकाई, माचीस, हाँ, या फिर इनका जो भी नाम है, मचीदा इनका नाम है, ये भी सेट पीस में काफ़ी गोल्स कर चुके हैं पिछले सीजन में। बोरीशिगे मेरे लिए मस्ट हैव है। उसके बाद ओगावा और मुरोया, ये भी। अभी एक और ऑप्शन है जो कि मैं नहीं ले पाया यहाँ से, वाटनाबे, ये भी सेट पीस से इस सीजन में गोल कर चुके हैं ऑलरेडी। और एक और ऑप्शन है हीरो से। इन प्लेयर्स को आप ट्राई कर सकते हो ऑल्टरनेट करके, लेकिन मेरा सजेशन यही होगा कि ऐसे स्ट्रक्चर के साथ जाइए क्योंकि अनएक्सपेक्टेड गोल स्कोरर आज के मैच में हो सकते हैं। तो बिल्कुल फॉरवर्ड की तरफ आप भले ही कैप्टन वाइस कैप्टन फॉरवर्ड्स को रख लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए मिनिमम 4 या 5 डिफेंडर्स लेके चलें, क्योंकि 0-0 के भी चांसेस आज के मैच में हैं, और अगर गोल हो भी तो भी ज़्यादा होने के चांसेस भी कम हैं। तो ये रही सारी एनालिसिस। जल्दी से वीडियो देख लेना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लेना। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।